साथियों, कहते हैं कि एक दीपक की लो को, एक दीपक की अग्नि को हवा बुझा देती है, लेकिन वही हवा किसी जंगल की आग को भड़काने का काम करती है, फैलाने का काम करती है और बड़ा करने का काम करती है। हवा वही है, अग्नि वही है, लेकिन अंतर है। अगर आप इसी हवा और अग्नि को अपनी लाइफ से कंपेयर करें, अगर आप में कुछ हासिल करने की इच्छा अगर छोटी है, कमजोर है, निर्बल है, दुर्बल है, तो किसी इंसान की कही गई एक नेगेटिव बात आपकी इच्छा को खत्म कर सकती है, दबा सकती है, हमेशा के लिए फिनिश कर सकती है। लेकिन आप में किसी चीज को हासिल करने की इच्छा बहुत बड़ी है, बहुत स्ट्रांग है, तो दुनिया का कोई सा भी इंसान या कोई सा भी नेगेटिव थॉट आपकी डिजायर को पूरा होने से नहीं रोक सकता। Myself Dr. Bhimanyu Kumar, I am student coach, exam preparation expert, storyteller and reality speaker। आज हम लोग बात करने वाले हैं द आइडियल शेड्यूल फॉर द नीड स्पिरिट्स। लेकिन उससे पहले आइडेंटिफाई करिए कि आपकी डॉक्टर बनने की इच्छा एक दीपक की लो है या जंगल की आग। क्योंकि अगर वो जंगल की आग है तभी ये वीडियो आपके लिए है, सिर्फ दीपक की लो है तो इस वीडियो को आप अभी रोक सकते हैं। अगर आप में जुनून है अपने आप को साबित करने का, अपने आप को प्रूव करने का कि यस आई एम समथिंग एंड आई विल डू समथिंग ग्रेट, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। तो बेस्ट आइडियल शेड्यूल, बेस्ट रूटीन क्या हो सकता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वन बाय वन पॉइंट्स के थ्रू चलते हैं। तो आइडियल रूटीन की जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट इज द नॉलेज। देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के अनसक्सेसफुल होने का एक मेजर रीज़न है कि वो टाइम के साथ साथ अपनी पढ़ाई के लिए लापरवाह हो जाते हैं, उनका पढ़ने का मन ही नहीं करता है और आखिर के 3 महीने में तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। जबकि मैं डे 1 से आपको एक बात कहता आया हूँ कि आखिर के 3 महीने या आखिर के 80 to 90 डेज ये डिसाइड करते हैं कि आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। बट स्टूडेंट्स के पास में स्ट्रेटेजी नहीं होती, वो आखिर का 3 महीना वेस्ट कर देता है। क्यों कर देता है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए 2 लोग 2 डिफरेंट जगह पर फंसे हुए हैं, ठीक है, दोनों जगह जंगल है और बहुत घना जंगल है। वो स्ट्रगल करते हुए उस जंगल से बाहर आते हैं, दोनों लोग बाहर आ जाते हैं। अब जो पहला वाला इंसान है उसके सामने एक नहर है, 150 मीटर चौड़ी नहर है और उसके बाद रोड है, जिस रोड से वो अपने घर जा सकता है। और दूसरे वाले इंसान जो जस्ट जंगल से बाहर आया है, उसके सामने एक बहुत बड़ा ओशन है, समुद्र है, और फिर रोड है जिससे वो अपने घर जा सकता है। आप मुझे बताइए कि कौन सा थका हारा इंसान अपने घर पहुंच पाएगा? कॉमन सेंस की बात है, वो जिसके सामने अब सिर्फ एक नहर है, बहुत छोटी सी बाधा है जिसको आसानी से पार कर सकता है। जब मैं नॉलेज की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अपने चैप्टर्स 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करने हैं। सबसे पहली कैटेगरी वो ऐसे चैप्टर्स जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं कि यार इन चैप्टर से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो करना क्या है, उन चैप्टर्स को एक जगह लाना है और एक जगह लाने के बाद में समराइज करना है। मेरी नजर में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि चैप्टर आपको वही आता है जो एक पेज में कन्वर्ट हो सके। मतलब अगर आपका कंटेंट डिफ्यूज्ड है तो आप कंफ्यूज रहेंगे ही रहेंगे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने हमारे कंटेंट को 3 फॉर्मेट में क्लासिफाई किया। एक वो चैप्टर जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है, उन चैप्टर्स को आपको एक पेज में कन्वर्ट कर लेना है। हर चैप्टर के लिए सिर्फ एक पेज, हाँ आगे पीछे हो सकता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, और चाहे मैथमेटिक्स हो, बिकॉज बहुत बार जेई वाले स्टूडेंट्स भी ऐसे वीडियोस देखते हैं। ये उन चैप्टर्स की बात हुई जिसमें आपको 200% कॉन्फिडेंस है कि इसमें मुझे सब कुछ आता है।
सेकंड कैटेगरी उन चैप्टर्स की जिसमें आपको कॉन्फिडेंस तो है बट आप 100% श्योर नहीं है, तो आपको करना क्या है? मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? ताकि 3 महीने, जब एग्जाम के 3 महीने बचे, तो आपके सामने बहुत बड़ा समुद्र नहीं, एक छोटी सी नहर हो जिसे आप आसानी से पार कर पाए। पढ़ने का मन आखिर के 3 महीने में किस स्टूडेंट का नहीं करता जिसका कंटेंट फैला हुआ है, जिसके पास में 50 रजिस्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के भरे हुए हैं, अब उसका बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, नाउ इज नॉट इंटरेस्टेड टू स्टडी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने सबसे पहले उन चैप्टर्स को देखा जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, एक पेज में कन्वर्ट किया। जब आप एक पेज में कन्वर्ट करेंगे किस चैप्टर को अच्छी हैंडराइटिंग के साथ में, तो आपको सुकून मिलेगा, आपको फील होगा कि हाँ दिस इज द रियल मेडिटेशन, ये असली पढ़ाई है। आपको ये फील होगा कि मैंने कुछ कंप्लीट किया है, आपको ये फील होगा कि मैं कुछ तैयारी कर रहा हूँ, आपको ये फील होगा कि हाँ अब मैंने कुछ किया। और जब आपको ये फील हो जाएगा ना कि मैंने कुछ किया, तो कुछ किया वो आपको बहुत कुछ करने को इंस्पायर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, जिन चैप्टर्स में हमें अच्छा कमांड है उनको 1 by 1 हम लोग कंटेंट को एक पेज में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पर वो चैप्टर्स आते हैं जिसमें हमें कॉन्फिडेंस तो है लेकिन एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी को साथ में लेंगे, अपनी नॉलेज को साथ में लेंगे और दोनों को मर्ज करते हुए उन चैप्टर्स को भी एक पेज में कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, नीट एग्जाम इज ऑल अबाउट वन थिंग, दैट इज द मेमोरी। और मेमोरी तभी काम करती है जब चीजें आपके पास में कंसोलिडेटेड हो, चीजें आपके पास में समराइज्ड हो। एट द एंड आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको कितना याद है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। दैट इज द नीट। तभी 700 नंबर आता है भाई। मतलब मुझे अगर सब कुछ याद है तभी मैं सारे सही कर सकता हूं। अगर किसी एग्जाम में कोई स्टूडेंट 720 आउट ऑफ 720 ला रहा है, इसका मतलब क्या क्या पूछा गया होगा उसमें? कोई बहुत भयंकर इनोवेशन पूछी गई या बहुत जबरदस्त रिसर्च पूछी गई? नो, आई डोंट थिंक सो। उसमें सब कुछ याद करने का पूछा गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे पास में जो चैप्टर्स थे जो उसमें मुझे बहुत भयंकर कॉन्फिडेंस है उनको एक जगह लिया, जिसमें ठीक ठाक कॉन्फिडेंस है उनको भी मैंने जितनी मेरी नॉलेज थी उतना समराइज किया। फिर एनसीईआरटी में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वहां लिख दिए। थर्ड पे वो चैप्टर्स आते हैं जो मेरी वीकनेस है। इन चैप्टर्स के मुझे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं या जिस भी फॉर्मेट में टीचर से आप लोग सपोर्ट ले सकते हैं, सपोर्ट लेना है और फिर इन चैप्टर्स को भी समराइज करना है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, स्टूडेंट वही सिलेक्ट होगा जिसके पास हर एक चैप्टर समराइज्ड फॉर्मेट में होगा, कॉन्साइज्ड फॉर्मेट में होगा। वो स्टूडेंट कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता जिसके पास में पूरा कंटेंट रजिस्टर्स की फॉर्म में है या नोट्स की फॉर्म में है या बुक्स की फॉर्म में है। वो कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता। सेलेक्ट वही होगा जिसने कंटेंट को समराइज कर लिया, एक जगह लिया है। दिस इज द प्रोसेस। मैंने आपको पहले कहा दैट योर सिलेक्शन और रैंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिवीजन एंड इनवर्स टू द रिसोर्सेज। पता है, ये कंटेंट समराइज करने से दोनों काम हो रहे हैं। क्या क्या? जब आपके पास कंटेंट समराइज रहेगा तो आप ज्यादा बार रिवाइज कर सकते हो, प्लस आपने रिसोर्सेज भी मिनिमाइज कर दिए हैं कि मेरे पास तो इस चैप्टर के लिए सिर्फ एक पेज है और कुछ नहीं है। तो आपने किया क्या, यू आर मैक्सिमाइजिंग द रिवीजन एंड मिनिमाइजिंग द रिसोर्सेज। एट द एंड आप कर वही रहे हो, उसी फॉर्मूले का दूसरा फॉर्मेट है ये। और जिस चैप्टर को आप लोग समराइज कर देंगे उसी चैप्टर में आपको सुपर कॉन्फिडेंस रहेगा। मैं बात फिर कह रहा हूं, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपने कभी किस चैप्टर को समराइज किया और उसके बाद आपको ऐसा फील हुआ कि हाँ नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर? यस और नो, जस्ट लेट मी नो। तो ये सबसे पहली बात है, दिस इज ऑल अबाउट द नॉलेज। हमने बात की नॉलेज की। अब एक बार बात करते हैं शेड्यूल के बारे में। देखिए, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे पास में टाइम बहुत कम है। मुझे क्या लगता है,
टाइम किसी के पास में कम नहीं है। जो हमारा प्रेजेंट है वो हम लोग कभी पास्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं और कभी फ्यूचर में, और इसीलिए हमारा प्रेजेंट कम पड़ता है। मुझे नेगेटिव थॉट्स हैं, मुझे रिग्रेट हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ मैंने पहले ही क्यों नहीं किया, मतलब मैं अपना टाइम पास्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मेरा रैंक कौन सा आएगा, मेरे इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आएंगे, मैं क्या अब की बार मुझे कॉलेज मिल जाएगा, क्या अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, क्या एम्स मिल जाएगा। ये एंग्जाइटीज है। आप प्रेजेंट में हैं, बट आपने अपना टाइम किसे दिया, पास्ट को और फ्यूचर को, तभी आपका प्रेजेंट आपके पास में कम पड़ गया है। बात समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, नॉर्मली ये ह्यूमन टेंडेंसीज हैं, एंग्जाइटीज होंगी, रिग्रेट्स होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हमारा पूरा टाइम रिग्रेट्स और एंग्जाइटीज को ही दे दें, क्योंकि जीना हमें प्रेजेंट में ही है, मेहनत हमें प्रेजेंट में ही करनी है। अब देखिए, अब ये समझना है कि हमें करना क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर मैं एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना के दे दो। मुझे लगता है कि टाइम टेबल ऐसा जो बहुत स्ट्रिक्ट हो कि मुझे 8:15 से 10:15 तक फिजिक्स पढ़नी है, मुझे 10:15 से 12:15 तक केमिस्ट्री पढ़नी है, मुझे फिर 1 बजे से 2 बजे तक बायोलॉजी पढ़नी है, फिर मुझे 2 से 2:15 तक मुझे लंच करना है। ये कोई टाइम टेबल नहीं होता भाई, दिस इज़ नॉट एन टाइम टेबल एट ऑल। आप ऐसा टाइम टेबल 1 दिन फॉलो कर सकते हैं, 2 दिन फॉलो कर सकते हैं, फिर कोई क्रिकेट मैच आ जाएगा, हाँ, फिर कोई प्रतिज्ञा आ जाएगी, फिर कोई साथ निभाना साथी आ जाएगी, फिर पाताल लोक आप देखने चले जाओगे, और कोई दूसरी वेब सीरीज आ जाएगी। मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ दिस यू मस्ट सेट ए टारगेट फॉर ए वीक कि मैं इस वीक में 42 आवर्स पढ़ूंगा, मैं इस वीक में 50 आवर्स पढ़ूंगा, मैं इस वीक में 35 आवर्स पढ़ूंगा। अब एक दिन अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगले दिन उसको 10 घंटे पढ़ के बैलेंस करूंगा। तो ये चीज है विच इज वेरी एसेंशियल। मैं बजाय कि 8 से 10, 10 से 12, 12 से 11 सिस्टम में चलूँ, मैं सोचूं कि इस वीक में मुझे 40 घंटे पढ़ना है, मतलब हर रोज तकरीबन 6 घंटे। अब मैं एक दिन अगर 6 घंटे नहीं पढ़ पाया तो मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा, मुझे रिग्रेट नहीं होगा, मैं उस शेड्यूल को फेंक नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इस वीक में 40 आवर्स पढ़ना है। मेरे पास अभी भी 6 दिन है, एक दिन खराब हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक आइडियल शेड्यूल होता है। उसके बाद स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं होती है, दिस इज़ मोर देन इनफ। और उस प्रोसेस में आपको टाइम इस तरीके से अलॉट करना है, दैट इज 3:2:1। अगर आप 42 आवर्स पढ़ रहे हैं तो 3:2:1 के हिसाब से आपको टाइम अलॉट करना है। 3 के रेशियो में उस सब्जेक्ट को टाइम देना है जो आपका सबसे वीक है, फिर रेस 2 में जो ठीक ठाक है, और 1 जो सबसे स्ट्रॉन्ग है। मेनली उसमें बायोलॉजी आता है। और आप देखिए मैंने क्या कहा, 3:2:1 का मतलब क्या? अगर आप रोज 6 घंटे पढ़ते हैं तो 3 घंटे फिजिक्स के, 2 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी का। हाँ, आप फिजिक्स का थोड़ा सा टाइम बायोलॉजी में शिफ्ट कर सकते हैं, केमिस्ट्री का थोड़ा टाइम बायोलॉजी में शिफ्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी फिजिक्स अच्छी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, बट दिस इज द वे। और उससे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप कंटेंट को समराइज करें। अगर 3 महीने बाद आपके सामने एक नहर होगी, एक कैनाल होगी, तो आप तैरने का मन करेगा। लेकिन अगर 3 महीने बाद आपके सामने समुद्र होगा तो आपका तैरने की इच्छा बिल्कुल नहीं करेगी। तो टाइम यूज करना है और टाइम को इस तरीके से अरेंज करना है कि वो आपके लिए प्रोडक्टिव हो। बहुत बार टाइम टेबल आपके लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाता है कि मैंने देखा था कि 8 से 10 में फिजिक्स पढ़ूंगा, अब हमारे घर में तो मेहमान आ गए, मैं 8 से 10 पढ़ ही नहीं पाया, मेरे घर वाले चाहते नहीं मैं पढ़ूं, मेरे पेरेंट्स चाहते नहीं कि मैं पढ़ूं, हमारे मेहमान बीच बीच में आ जाते हैं, मैं तो इस घर में माहौल ही नहीं है पढ़ने का। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको समझना है कि हर दिन आपका बेहतरीन नहीं होगा, हर दिन आप अपने आप को एक आइडियल स्टूडेंट प्रूव नहीं कर पाओगे, हर दिन परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं होंगी। किस दिन आपको हेडेक भी होगा, किस दिन वॉमिटिंग भी होगी, किस दिन भूख भी नहीं लगेगी, किस दिन डाइजेशन भी खराब होगा, किस दिन हेडेक भी होगा, चीजें बहुत सारी होंगी।
बट यू हैव टू कंसिडर। हम लोग क्या करते हैं, एक आइडियल शेड्यूल में इन सब चीज़ों को टाइम नहीं देते हैं कि मान लो किस दिन फ्रेंड्स आ गए तो, गेस्ट आ गए तो, हेडेक हुआ तो, तबीयत खराब हुई तो, मूड नहीं हुआ तो, टाइम ही नहीं होता है। बट जब आप वीक में सेट करते हैं कि मुझे 42 आवर्स पढ़ने हैं, तो आपके पास में अब इन सब चीज़ों के लिए भी टाइम है। यू बिकम फ्लेक्सिबल एंड रिमेंबर वन थिंग, who is flexible, only he or she can become rigid. Who is rigid cannot become flexible, but who is flexible, only he can become rigid. That is the best concept that you should apply as far as timetable is the concern. Right? तो हमें क्या करना है, एक वीक का शेड्यूल सेट करना है, ना कि घंटे के हिसाब से चलना है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में सबसे पहली बात यही कही गई है कि आपको एक वीक का टाइम टेबल सेट करना होता है। दैट इज द बेस्ट वे। वही सबसे शानदार तरीका होता है अपने वीक को प्रोडक्टिव बनाने का और अपनी वीकनेस को खत्म करने का। और एट द एंड मैं आपसे बात करूंगा एक बार प्रैक्टिस के बारे में और मेंटल स्टेमिना के बारे में। देखिए, जहां तक प्रैक्टिस की बात है, तो जिन स्टूडेंट्स का स्कोर इस साल नीट में 500 से ज़्यादा रहा है, उन्हें फुल सिलेबस पेपर करना स्टार्ट कर देने चाहिए। जो हमारा सानिध्य रैंकर्स बैच है, उसमें हम लोग कंटिन्यूअसली फुल सिलेबस पेपर स्टूडेंट्स के ले रहे हैं। वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि उनकी मिस्टेक्स क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, जिसके बेसिस पर वो अपने कंटेंट को समराइज कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ताकि फास्ट फॉर्मेट में चीज़ें मेमोराइज करके वो अपने सामने एट द एंड किसी कैनाल को देख पाए, ना कि ओशन को। लेकिन जिनका स्कोर 500 से कम है, उन्हें भी प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है क्योंकि रियल पेपर दे रहे हैं। मैं देखता हूं स्टूडेंट क्या करता है, एक क्वेश्चन सॉल्व करता है, फिर आंसर चेक करता है, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करता है, फिर आंसर चेक करता है, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करता है, फिर आंसर चेक करता है। रियल पेपर में पेपर इस तरीके से नहीं होता है। जिस तरीके से पेपर होता है उसी तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है। मतलब आपने क्वेश्चन देखा, सॉल्व किया, और कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन लगातार सॉल्व करने के बाद में आपको आंसर की देखनी होती है। यही तरीका होता है प्रैक्टिस का, जिससे आपको रियल फील ऑफ पेपर आएगा और आप पेपर में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। प्रैक्टिस का तरीका आपकी परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है। अगर आपका प्रैक्टिस का तरीका ही बेकार है तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, क्योंकि परफॉर्मेंस प्रैक्टिस से ही आती है और बेहतरीन प्रैक्टिस से ही गजब की परफॉर्मेंस आती है। अगर आपकी प्रैक्टिस ही बेकार है तो आप बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते। तो समझिए कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, और फिर भी कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं बताई जा रही है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स हर वीडियो पे रीड करता हूँ और देखता हूँ कि स्टूडेंट्स की ज़रूरत क्या है। अब एक बार बात कर लेते हैं आपके स्टेमिना की, आपके मेंटल स्टेमिना की, आपके फिजिकल स्टेमिना की। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, गवर्नमेंट का सिस्टम है, जिस दुनिया का सिस्टम है, अगर आप 10 से 12 घंटे रोज मेहनत नहीं कर सकते तो आप प्री मेडिकल का एग्जाम, नीट का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। बिकॉज एक डॉक्टर से उम्मीद होती है कि वो कम से कम 10 से 12 घंटे रोज काम करेगा, मेहनत करेगा, चाहे फिर वो सर्जरी हो या फिर पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन लिखना हो। वो स्टेमिना, जो मेंटल स्टेमिना है, फिजिकल स्टेमिना जो बिल्ड होता है, जो आगे आपको परफॉर्मेंस देने में हेल्प करेगा, उसका डेवलपमेंट आज ही से स्टार्ट होता है, अभी से स्टार्ट होता है। आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं परेशान हो जाते हैं। तो हमें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होने पर भी काम करना है ताकि आप सस्टेन कर पाएं अपने शेड्यूल को, बीमार ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, इरिटेट ना हो। और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कुछ एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करनी है। और सबसे बेहतरीन होता है कि आपके घर में जो सीढ़ियां हैं, आप 15 मिनट उन सीढ़ियों पे चढ़िए और अपनी डाइट में
फैट रिच फूड, स्पेसिफिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड जो सब्सटेंस है वो आपके ब्रेन की एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप अपने फूड में वॉलनट्स मतलब अखरोट को इंक्लूड करना चालू करें, और अगर वो नहीं हो सकता तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल्स भी मार्केट में आते हैं 50, 60, 70 रुपए में, वो आप ले सकते हैं। और साथ में हाइड्रेट रखिए, क्योंकि आपका ब्रेन दो चीज़ों से बना हुआ है, एक फैट और दूसरा वाटर। अगर स्टेमिना होगा तभी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। आपको पता है जो घोड़ा होता है उसको घुड़सवार पीटता है, मारता है, हाँ, परेशान करता है। घोड़े को लगता है कि मुझे क्यों पीट रहा है, क्यों परेशान कर रहा है। बहुत बार घोड़ा रेस छोड़ के भाग जाता है, हट जाता है रेस से। लेकिन आपको पता है वो घुड़सवार उसे जिताना चाहता है, वो चाहता है कि घोड़ा जीते, ये फर्स्ट है। अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, गरीबी है, स्ट्रेस है, हालात सही नहीं है, बीमारियां हैं, ऊपर वाला आपका घुड़सवार है। हमेशा याद रखिए, वो सिर्फ जिताने के लिए ये सब कर रहा है, ताकि एक दिन जिंदगी की रेस में आप फर्स्ट आ सकें। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।